चलिए जी, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिवेंचर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2-3 टॉपिक्स कर लिए थे। ठीक है, एक बार के लिए मैं पहले पिछली क्लास आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ 2 मिनट में। ठीक है, अब रिवीजन वाले ये 2 मिनट ना ढंग से सुन लेना, बिल्कुल केयरफुली होके। अब ऐसे सोच लो, कान दो नहीं है, कान तीन है। एक मुंह को कान बना लो, मुंह को कर दो गायब और कान को कर दो तीन। ठीक है, तो तीनों कानों से ध्यान से सुनना। इशू ऑफ डिवेंचर्स कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। किसको? पब्लिक को। क्या सिर्फ पब्लिक को? जी नहीं, पब्लिक के अलावा कोई और कंपनीज भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं। वो लोग डिवेंचर्स खरीदते हैं, कंपनी डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर एक किस्म का लोन होता है। डिवेंचर एक किस्म का लोन होता है जो कंपनी ले रही है, क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत है। तो लोन लेगी तो बदले में इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट रेट हर साल चेंज होता है या फिक्स होता है? इंटरेस्ट हर साल फिक्स होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा? इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, एक डिवेंचर को छोटे से यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम डिवेंचर का एक प्राइस बोल देते हैं। जैसे एक डिवेंचर का प्राइस हो गया 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। वो कंपनी की मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है। फिर कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हमारा एक डिवेंचर 10 रुपए का है, तो जिसने जितने डिवेंचर खरीद रहे हैं खरीद लो। कोई 10 खरीद लेता है, कोई 20, कोई 100, कोई 50, मतलब जितने रुपए के भी आएंगे। तो जितने रुपीस के उसने डिवेंचर खरीदे, उस रुपीस के ऊपर इंटरेस्ट लगता होता है। इंटरेस्ट कौन देगा? किसको? कंपनी देगी डिवेंचर होल्डर को। किसके लिए खर्चा हुआ और किसके लिए इनकम हुई? अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट खर्चा हुआ, डिवेंचर लाइबिलिटी हुई। सर क्या चीज बोली आपने? जो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट कंपनी का क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस वो चीज होती है जो रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। ये वाली लाइन ध्यान से सुनो कशिश। इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा होता है। खर्चा वो चीज होती है जो कंपनी का रेगुलर बेसिस पे, यानी कि हर साल होती है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे, रेवेन्यू नेचर का खर्चा। ठीक है, और कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए थे, तो वो डिबेंचर्स क्या हैं? वो डिबेंचर कंपनी की लाइबिलिटी हैं। अब ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी। क्या कोई आंसर देना चाहेगा कि करंट लाइबिलिटी कौन सी बनेगी, नॉन करंट कौन सी? एक्सपेंस नहीं सुना नहीं आपने, दिव्या ठीक बोल रही है। दिव्या फिर से बोलो। हाँ, जो डिबेंचर अगर आपने 1 साल से कम टाइम के लिए इश्यू की हैं, वो हो जाएंगे करंट। कशिश थोड़ा ध्यान से। जो डिबेंचर आपने 1 साल से कम के लिए इशू किए हैं, वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। जो 1 साल से ज्यादा के लिए, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स मैक्सिमम कितने टर्म के लिए इशू किए जा सकते हैं? 10 साल के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 साल के लिए। क्या डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है? फिक्स रहता है। डिबेंचर कंपनी की एसेट्स है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है? कोई 10 साल नहीं है। अगर 1 साल के लिए हो तो करंट, सुन तो रहे नहीं हो आप ध्यान से। अगर 1 साल के लिए हो तो करंट, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए तो नॉन करंट। बैलेंस शीट में कहां पे आएंगे? तीसरे हेड में। अगर नॉन करंट है, नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, अगर करंट हुए तो नीचे करंट लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, मेजर हेड सब हेड पता लग गया। इसके अलावा हमने कुछ एंट्रीज की थी। एक डिवेंचर का प्राइस कंपनी डिसाइड कर लेती है 10 रुपए, तो उसको कितनी इंस्टॉलमेंट में ज्यादा से ज्यादा बांट सकते हैं? 4। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, चौथी फाइनल कॉल। कंपनी की मर्जी है, 10 रुपए इकट्ठा ले ले, चाहे किस्तों में ले ले, चाहे पहली 2 इंस्टॉलमेंट ले ले, फिर 2। कंपनी की अपनी मर्जी है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको क्या बताया था? प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज क्या करती हैं, क्या बताया? थोड़ा सा कॉन्शियस रहो यार, खो मत जाओ। ठीक है, कि कंपनी 10 रुपए को इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाती। क्या करती है? इकट्ठे मंगवा लेती है, क्योंकि उनको फंड की जरूरत होती है। और दूसरा मैंने बताया था, जो 8% 9% इंटरेस्ट रेट होता है, वो पूरे साल का होता है। कंपनी की अपनी मर्जी है, वो इंटरेस्ट होता तो साल का है, 6-6 महीने बाद दे देती है 2 बार। ठीक है, कभी 3-3 महीने बाद दे देती है, कोई 1-1 महीने बाद, वो कंपनी की मर्जी है। कोई कंपनी साल बाद इकट्ठा दे देती है 8%। सर अगर साल का 8% है, अगर 6 महीने बाद देगी तो उसको 6/12 कर देगी। सर आप सीधा बोल दो ना, मतलब 4% हो गया, आप ऐसे समझ लो। पहले 6 महीने में 4% दे देगी, अगले 6 महीने में 4%, मतलब सालाना 8% रहता है। इशू इशू की कंपनी को जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है 8। क्या कंपनी प्रीमियम पे डिवेंचर इशू कर सकती है? यस। क्या कंपनी डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू कर सकती है? यस। शेयर्स इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे। ठीक है, शेयर्स इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, डिवेंचर इशू कर सकती है। दूसरा हमारे पास टॉपिक आया था, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने डिवेंचर इशू किया, बदले में कैश नहीं मिला, बदले में कोई एसेट मिल गई, तो पहले एसेट की एंट्री हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अब आगे टॉपिक नंबर 3 लिखो, देखना आगे टॉपिक नंबर 3 आएगा। हाँ, टॉपिक नंबर 3 एक हमने ना छोटा सा टॉपिक किया था, मैं फिर से वो वाला रिकॉल करवाना चाहता हूं आप लोगों को। एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, याद है क्या था स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल? सर हम कौन सा घर जाके कॉपीज खोलते हैं, आप हमसे पता नहीं कैसी कैसी उम्मीदें लगाते हो। आप जितना मर्जी बोल लो, हमने आज तक हमारा रिकॉर्ड है और हम रिकॉर्ड बना के रहेंगे कि हम कॉपी घर पे जाके नहीं खोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे होमवर्क, उसमें से भी अगर बड़ा क्वेश्चन है वो डिस्काउंट काट लेंगे, लेकिन हम नोट्स वाली कॉपी घर जाके ना, ये हमने कसम खाई थी, हम नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर आप वो रिवीजन ना करने से नहीं सुधरते, मैं करवाने से नहीं सुधरता, तो मेरे को करवाना पड़ेगा ना। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्या होता था? ऑल इनकम्स, इसमें से क्या लेस कर देते? ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस भी, या फिर इंटरेस्ट अगर अलग से है तो इंटरेस्ट भी। तो क्या आ जाता था? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस करके क्या आ जाता था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद जितना प्रॉफिट आया उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, 30% 40% जो भी गवर्नमेंट ने मांगा। फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट बच गया मालिकों के लिए। क्यों? कौन से मालिक होते हैं? दो तरह के, पहले प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी। तो प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, पहले प्रेफरेंस वालों को दे दिया डिविडेंड, फिर बाकी जो बच गया इक्विटी वालों के लिए। रजत भाई सुन लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे ऊपर ध्यान दो आप लोग। मैंने कहा था 3 कान, ये थोड़ी कहा था 1 कान। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है पेमेंट का? पहले क्या पे किया जाता है? एक्सपेंसेस, फिर टैक्स। पहले एक्सपेंसेस सारे पे कर दिए जाते हैं, फिर प्रॉफिट निकल आता है, फिर प्रॉफिट के बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, फिर जो बचेगा डिविडेंड देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है सर, हम कल भी नहीं पढ़ के आएंगे, आप ऐसे ही पढ़ा दिया करो, हमारा टाइम वेस्ट करा दिया करो। टॉपिक का क्या है, चलते रहेंगे। ठीक है, ये भी बात सही है। चलो टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, issue of debentures as a collateral securities, issue of debentures as a collateral security। it is a kind of second security, it is a kind of second security। यात्रियों से निवेदन है टिप्स देना बंद करें, मुझे टिप्स देना शुरू करें। इन एडिशन टू प्राइमरी या फर्स्ट सिक्योरिटी, यहां पे है जी आपकी कंपनी, यहां पे आपके डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को लोन दिया, लोन दिया मतलब कि पैसे दिए डिबेंचर इश्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने लोन दिया, फॉर एग्जांपल ₹50 लाख का। बदले में पहले तो कंपनी इनको क्या देती है? बदले में कंपनी इनको एक तो देती है डिबेंचर सर्टिफिकेट, मतलब कि डिबेंचर्स देती है, प्लस कुछ ना कुछ सामान की सिक्योरिटी देती है। सिक्योरिटी यानी कि मॉर्टगेज, यानी कि कुछ गिरवी रखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। गिरवी रखी इन्होंने लैंड, इन्होंने भी लैंड गिरवी रखी 60 लाख रुपए की। ऑब्वियस है, जब कोई लोन लेता है ना तो गिरवी आपको सामान ज्यादा का रखना पड़ता है, तभी जाके वो लोन देता है। साथ में एक एडिशनल सेकंड सिक्योरिटी भी इनको दी, कहते हैं अगर आपकी कल को लैंड ये 60 लाख में ना बिके, 10 साल के बाद, 10 साल के लिए हमने आपको पैसे दिए हैं, 10 साल के बाद तुम्हारा ये 50 लाख 1 करोड़ रुपए बन जाना चाहिए, इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के तो 60 लाख तो पूरा ही नहीं करेगी। तो अगर बदले में अगर आप हमें पैसे नहीं दे पाए, तो एक तो हम आपकी लैंड रख लेंगे,
हमें एक सेकंड सिक्योरिटी भी दो, सेकंड सिक्योरिटी एज अ डिबेंचर्स दो। इसी को बोला जाता है बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी। दैट इज देखो 80-90% आपको टॉपिक इसी डायग्राम से ही समझ आ जाएगा कि क्या टॉपिक है। कुछ भी नहीं है। जो बंदा किसी को लोन देता है ना, जो पर्सन विश्वास के सहारे नहीं देता यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ता है। अगर हम राजपुरा की भी बात करें, नॉर्मली राजपुरा, चंडीगढ़, जो छोटी मार्केट्स होती हैं, घरेलू मार्केट्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ घर का गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसे कार गिरवी रखनी पड़ती है, तब जाके 1-2 लाख का लोन मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम है। डिबेंचर होल्डर्स ने कितने के डिबेंचर खरीदे हैं? 50 लाख के। मैंने उसको सिंपल शब्दों में क्या वर्ड यूज किया है? लोन दिया है। बदले में ये लोन था, समझ लो 10 साल के लिए, बदले में कंपनी ने इनको डिबेंचर्स तो दे ही दिए, ठीक है। मेरे को ना यहाँ पे डिबेंचर वर्ड वैसे यूज करना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक डिबेंचर्स को ना आप कट कर देना यार, क्योंकि यहाँ पे फिर कहानी बन नहीं पाएगी। उसको कट कर देना बेटा डिबेंचर्स को ना, वरना कहानी में थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स की जगह मैं साथ में एक और भी वर्ड लिख रहा हूँ, बैंक वाले, ठीक है। लोन कोई भी दे सकता है, बैंक वाले भी लोन दे सकते हैं, कोई पर्सन भी दे सकता है, कोई कंपनी भी दे सकती है। तो कंपनी ने लोन दिया या किसी बैंक ने लोन दिया, किसको? हमारी कंपनी को। अब बदले में देखो क्या दिया हमने उनको, इधर देखो स्क्रीन पे, हमने उनको सिक्योरिटी गिरवी रखी। सिक्योरिटी में हमने, हमारे पास लैंड थी 60 लाख की, हमने वो गिरवी रख दी कि कल को अगर हम आपके पैसे ना चुका पाए तो आप हमारी लैंड रख लेना। लेकिन 10 साल के बाद मेरे 50 लाख की वैल्यू तो यार 1 करोड़ हो जाएगी। अगर मैं बैंक में भी जमा करवा दूं ना, 10 साल तक तो मेरे पैसा डबल हो जाएगा, इंटरेस्ट लग लग के। तो मेरे को 60 लाख की आपने गिरवी रखी है, तो वो गिरवी जो आपने रखा है ना, वो भाई प्रॉपर नहीं है, वैल्यू पूरी नहीं है। तो साथ में मेरे को एक और सिक्योरिटी भी दो। तो साथ में एक एडिशनल सिक्योरिटी, कुछ और भी गिरवी रखा। क्या गिरवी रखा? डिबेंचर, कि कल को अगर हम आपको लोन ना दे, वापस ना दे पाए ना, तो हम आपको एज ए डिबेंचर सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप ऐसे समझना, आप हमारे डिबेंचर होल्डर भी बन गए। कितने के? फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ डिबेंचर्स 40 लाख के, तो आपका 1 करोड़ रुपया देखा जाए तो पूरा हो जाएगा। सर दिया तो 50 लाख था, वो तो मैंने इंटरेस्ट लगा लगा के, वैसे ही आपसी प्रैक्टिकली ऐसे होता है ना, जितना भी होगा गिरवी सिक्योरिटी उससे ज्यादा रखनी पड़ती है। ये जो सेकंड सिक्योरिटी है ना डिबेंचर, वो कब अस्तित्व में आएगी, कब रियलिटी में आएगी? अगर कंपनी लोन रीपे ना कर पाए तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, जो भी टर्म होगी। यानी कि पहली जो आपकी सिक्योरिटी है वो यही वाली चलेगी। इसको क्या बोला जाएगा? लैंड को ओरिजिनल सिक्योरिटी, यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी अगर पूरी ना हो पाई, कल को लोन ना दे पाए, तो जो डिबेंचर आपने एक तरह से गिरवी रख के सिर्फ अभी दिए थे ना, वो अस्तित्व में आ जाएंगे। कहने का मतलब वो डिबेंचर फिर इश्यू हो जाएंगे। अभी कंपनी ने डिबेंचर इश्यू नहीं किए, अभी एक तरह से एक लॉलीपॉप दे दिया कि अभी रख लो, अगर फ्यूचर में हमने डिफॉल्ट करी तो ये डिबेंचर के मालिक आप बन जाओगे। अभी नहीं हो, अभी सिर्फ एक कागजों में हमने लिख दिया कि 10 साल के बाद की बात है ये। आया समझ में? अब कंपनी इसकी क्या जर्नल एंट्रीज करेगी, फॉर्मेट बनाओ। इसकी टोटल 3 एंट्रीज होनी है। जर्नल, हमारा इस पूरे चैप्टर में जर्नल से ही नाता है। फर्स्ट मेथड, इसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में लिखो नो एंट्री इज पास्ड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। ओनली लोन टेकन, ओनली लोन टेकन वाली एंट्री ही आएगी। सिर्फ लोन टेकन वाली एंट्री आएगी, क्योंकि लोन तो सच में लिया है ना, पहली सिक्योरिटी तो सच में दी है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 1, व्हेन लोन टेकन, ये फर्स्ट मेथड चल रहा है, व्हेन लोन इज टेकन। बैंक से लोन लेंगे, किसी को जर्नल एंट्री आती है? व्हेन लोन इज टेकन की क्या जर्नल एंट्री बनेगी?
देखें जी लोन वाली एंट्रीज आती हैं कि नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसकी एंट्री में पैसा आ रहा है कंपनी के पास तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट हो जाता है टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बस खत्म पहला मेथड। सर कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी का मैंने आपको मीनिंग लिखवा तो दिया, देखो फर्स्ट बुलेट पढ़ना, फर्स्ट मेथड का फर्स्ट बुलेट पढ़ो जल्दी से। इस पास फॉर कोलेटरल फर्स्ट मेथड यही है, क्योंकि हमने डिवेंचर सच में इशू किए नहीं तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे, ये तो हमने सिर्फ गिरवी रखा है ना। लेकिन सेकंड मेथड जो होता है वो कहता है कि लोन की एंट्री तो करो करो, गिरवी रखने की एंट्री भी करनी पड़ेगी। पेपर में सर कौन सा मेथड आता है, ऑब्वियस है पेपर में तो बड़े वाला मेथड ही आएगा हमेशा, तो पेपर में सेकंड मेथड आता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो भी सेकंड मेथड करने। सेकंड मेथड बोथ एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। बोथ एंट्रीज कौन सी, एक बैंक लोन वाली एक डिवेंचर वाली, ठीक है। बोथ एंट्री कौन सी, एक लोन लेने वाली एक डिवेंचर देने वाली। बोथ एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सेकंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। नोट में लिखवा रहा हूं, इन एग्जाम सेकंड मेथड विल बी फॉलोड। सेकंड मेथड कौन सा, सिंगल एंट्री वाला या बोथ एंट्रीज वाला, बोथ एंट्रीज। जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड का टॉपिक है, जल्दी से रिवाइज करो। चलो भी चलो, डिबेंचर ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या मीनिंग है इसका, कंपनी को जब कंपनी किसी से लोन लेती है तो एक ओरिजिनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक सेकंड सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। लेकिन सेकेंडरी सिक्योरिटी कब वजूद में आएगी, कब रियलिटी में आएगी, जब लोन रीपे ना कर पाए, ठीक है। तो लोन लेने, तो इसमें जर्नल एंट्रीज के दो मेथड्स होते हैं, एक आप डिबेंचर वाली एंट्री को रिकॉर्ड करोगे, एक में नहीं करोगे। तो पहला मेथड क्या होता है, सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सिंगल एंट्री कौन सी, जब लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और सेकंड मेथड क्या होता है, जब बैंक टू बैंक लोन वाली एंट्री तो करेंगे, साथ में जो सेकंड सिक्योरिटी दे रहे हैं ना डिबेंचर वाली, उसकी एंट्री भी करेंगे। लेकिन देखो सेकंड एंट्री में मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर नहीं लिखा, क्योंकि यार मैं तो गिरवी रख रहा हूं। सोच के देखो, मैंने बैंक से लोन लिया है, गिरवी रख रहा हूं ना मैं तो अपने डिबेंचर्स कंपनी के उसके बैंक के फेवर में, तो क्या मेरे को पैसा मिला डिबेंचर के लिए, नहीं मिला। इसलिए मैंने अभी सस्पेंस में छोड़ दिया। सस्पेंस में क्यों, क्योंकि एंट्री मैं आज कर रहा हूं, पता मुझे 10 साल के बाद चलेगा क्या मैं पैसे रीपे कर पाऊंगा कि नहीं रीपे कर पाऊंगा, तो अभी तो सस्पेंस है ना। इसलिए यहाँ पे बैंक की जगह वर्ड क्या आ गया, सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनी, बोलो ऊंची, आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलो, थोड़ा थोड़ा सा ऊंची बोलो जी, एक बार ऊंची, एक बार और ऊंची, एक बार फिर से। अच्छा, फर्स्ट मेथड में कौन सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सेकंड मेथड में
सेकंड मेथड में पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिबेंचर की डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं सर, ये पेपर में आता है, पेपर में आता है 3 नंबर का। करना कौन सा मेथड है अगर क्वेश्चन कुछ ना दिया हो? सेकंड मेथड। आगे टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 बोलना क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब यहां पे मैं बना रहा हूं कंपनी, और यहां पे बना रहा हूं मैं डिबेंचर होल्डर्स। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकल भी आज ही। बैंक एक मैंने बना दिया, एक बना दिया कंपनी, एक बना दिया डिबेंचर होल्डर। मेरे को बताओ इंटरेस्ट किसके लिए खर्चा होगा, किसके लिए इनकम होगी? हाँ, लेकिन प्रोसेस पूरा शुरू कहां से होगा? सबसे पहले ये इसको पैसे देंगे, पॉइंट नंबर 1। ये इसको लोन देंगे यानी कि मनी। पॉइंट नंबर 2 पे बताओगे क्या? ये कहानी है मैं तीसरी बार लिखवा रहा हूं। फिर अगला सेकंड स्टेप क्या होगा? लोन ले लिया कंपनी ने, कंपनी पहले इनको डिबेंचर देगी ना। पॉइंट नंबर 2 पे पहले डिबेंचर इश्यू करेगी। डिबेंचर इश्यू करेगी। पॉइंट नंबर 3 पे फिर से एरो इसी की तरफ जा रही है, इंटरेस्ट पे करेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे इंटरेस्ट पेमेंट। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि इंटरेस्ट किसके लिए खर्चा और किसके लिए इनकम है। एक बार बोल दो। खर्चा है और हाँ इनकम। इंटरेस्ट पेमेंट दैट इज एक्सपेंस फॉर कंपनी। देखिए किसको याद है एक्सपेंस के लिए कौन सा गोल्डन रूल लगता है? नॉमिनल। यहां पे नीचे लिखेंगे हम नॉमिनल रूल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो जब मैं डिबेंचर होल्डर के अगर अकाउंट बना रहा हूं तो डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। तो सोचो कंपनी खर्चों को डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? बॉक्स में रूल लिखा हुआ है, डेबिट करेगी तो इंटरेस्ट, तो पता है क्या जनरल एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक खर्चे की एंट्री होती है, जैसे सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश। यहाँ पे आ जाएगी इंटरेस्ट टू कैश। कैश की जगह वर्ड बैंक यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी कंपनी के साथ डीलिंग्स होती है ना, कभी भी कैश के थ्रू नहीं होती। या कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, या उनके बैंक में ट्रांसफर कर देगी, या उनको चेक दे देगी। कैश में बड़े बड़े लोगों की या बड़े बड़े दुकानदारों की कभी भी कैश डीलिंग्स नहीं होती। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने इंडिया में दुकानदारों को, कंपनीज को सिर्फ 10,000 रुपए तक कैश में डीलिंग देने के लिए अलाउ किया हुआ है, 10,000 से ज्यादा नहीं। मतलब अगर आप बाइक या एक्टिवा लेने जाते हो तो कंपनीज, होंडा वाले कैश नहीं ले सकते। सर क्या आप बेकार बातें कर रहे हो, हमने तो आज तक, हमने जितना दिया 60-70 हजार हमेशा कैश ही दिया है। वो आप देते हो, अलाउ नहीं है। कंपनी को लेना अलाउ है। चलो दूसरा, इसका दूसरा एंगल बताता हूं। कंपनी को लेना अलाउ है अगर उसी कंपनी को, जो जहां से आप होंडा एक्टिवा अपनी निकलवा के आते हो, जिस भी शोरूम से निकलवा के आते हो, वो भी तो आपकी कंपनी से ही लेती है ना। होंडा की कंपनी से लेगी, आपको दे देगी। ये तो डीलर्स होते हैं बीच के, तो इन्होंने भी तो आगे कंपनी को पैसे देने हैं ना। तो ये 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। किसने बोला? भारत सरकार के इनकम टैक्स ने। इनकम टैक्स में रूल है कि बिजनेसेस आपस में 10,000 से ज्यादा कैश में लेना। सर इसका पर्पस क्या है? एक ही लाइन में चलो बता देता हूं। इससे ना आपकी व्हाइट मनी, ब्लैक मनी कंट्रोल होती है। जितना आप बैंकिंग चैनल के थ्रू जाते हो तो गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर पाती है, तो इसलिए वो कैश को छुपाना चाहती है। इसलिए इनकम टैक्स में रूल है, पहले ये रूल 20,000 का था, अब 10,000 का है। हाँ चलो अब समझ में आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी कंपनी के लिए? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे एंट्री ना दो एंट्रीज के घूम के चलती है। पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कंपनी के लिए तो खर्चा है तो कंपनी तो डेबिट ही करेगी। तो पहले ना मेंशन कर देगी कि ये पैसे हमने देने किसको हैं।
सोचो कंपनी ने ये वाले इंटरेस्ट के पैसे किसको देने हैं, डिबेंचर होल्डर को, तो पहले उसको मेंशन कर देगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर कर देगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सोच के देखो, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर तो कट गया, एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट, तो बच गया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लास्ट में कंपनी का जो भी खर्चा होता है हर साल, बताओ खर्चे कहां पे जाने चाहिए, पी&एल अकाउंट में या बैलेंस शीट में, तो कंपनी फिर अपने उस साल के खर्चे को पी&एल में भेज देगी। तो सर टोटल 3 एंट्रीज हो गई, 2 इंटरेस्ट की, एक पी&एल में भेजने की। करो जी जर्नल एंट्रीज। सर इस चैप्टर में सिर्फ जर्नल ही जर्नल है? जी हाँ, मैं चाहता तो पहले ही आपको ये टॉपिक ना भी करवाऊं, लेकिन मैं प्रॉपरली समझा रहा हूं क्योंकि चैप्टर इजी है, छोटा है। जर्नल एंट्रीज 3 करेंगे हम। फर्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू। जैसे हम डिबेंचर की इंस्टॉलमेंट होती थी पहली एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, उसकी 2-2 एंट्रीज नहीं करते थे, एक ड्यू करने की, एक पैसे मिलने की, बस ये भी वैसे है, एक ड्यू करने की, एक पैसे पे करने की। व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू, पहले आप ड्यू कर दो कि कितने पैसे हैं। तो अभी मैंने आपको एंट्री बताई थी, सोचना क्या बोला था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो पहले हम देखेंगे कि हमने ये पैसे किसको देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स। निकलेगा कैसे, टोटल डिबेंचर्स, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। जो रेट दिया होगा 8% 9%, अगर बाई चांस 6 मंथ का होगा तो इंटू 6/12 कर देंगे। सेकेंड एंट्री में व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, अरे ऊपर था इंटरेस्ट इज ड्यू, और सेकंड क्या है, रिसीव्ड नहीं है, पेड है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, पहली क्या है, पहली क्या है ड्यू, सेकंड क्या है पेड। पहले कंपनी ड्यू करेगी फिर पे करेगी, पे कर रही है तो पहले डिबेंचर होल्डर को ये पैसे पे करने हैं ना, ऊपर डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ तो आप डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, ऐसे सोच लो, रियल रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर। तो अब इनको मिल रहे हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, अब हम उसको पैसे पे कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, वही वाली अमाउंट आएगी जो पहली एंट्री में आई है। अब देखो पहली और दूसरी एंट्री में क्या से क्या कट रहा है, ये देखो इधर देखो स्क्रीन पे, यहाँ डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट से डेबिट कट गया, तो बाकी क्या बच गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही तो एंट्री मैंने समझाई थी। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को, जो कंपनी का खर्चा हुआ है, उसको पी&एल अकाउंट में भेजना होता है। हर साल के जो खर्चे हैं, जैसे लाइबिलिटी को हमने डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में भेजना था, खर्चों को आपने अपने आप पी&एल अकाउंट में भेजना है। क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेगा, क्वेश्चन ही करेगा पी&एल की एंट्री करो, पेपर में भी आपको अपने आप करनी है। तीसरा, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट, या फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिया जाता है। तो कंपनी का खर्चा है तो पी&एल के डेबिट में आ जाएगा, पी&एल अकाउंट डेबिट। क्या खर्चा हम सेंड कर रहे हैं पी&एल अकाउंट में, इंटरेस्ट का, तो नीचे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखना सेकंड और थर्ड एंट्री में, या फिर फर्स्ट और थर्ड एंट्री में क्या से क्या कट गया, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कट गया था, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट गया, नेट एंट्री क्या बच गई, पी&एल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और वैसे भी सारे खर्चे पी&एल में आते हैं, तो पी&एल के डेबिट में आ गए, पे कर दिए तो टू बैंक में आ गए, एंड अल्टीमेटली तो एंट्री यही बचनी चाहिए थी। अब इसके बाद बेटा एक और टॉपिक रह गया हमारा, रिडम्पशन का। रिडम्पशन वाला टॉपिक मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो
निकालो जी बुक। मैं अभी इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं कभी तो। अब हम क्या करते हैं, देखो जी, अभी लास्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट करें या लास्ट वाले से स्टार्ट करें। लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, रीजन क्या है, सौखे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ एक काम करो यार, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट वाला टॉपिक भी एक ही बार खत्म कर दो, चक्को। एक ही एंट्री का टॉपिक है, इसको भी उड़ा के खत्म करते हैं। आगे एक टॉपिक नंबर मैं लिखवा रहा हूं बेटा 5। टॉपिक नंबर 5, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन। मतलब देखो लोन, देखो आप लोग मुझे फीस कैसे देते हो, या कैश कर देते हो या गूगल पे कर देते हो। अब मेरे पास चंडीगढ़ के कई स्टूडेंट थे, वो चेक दे देते थे। तो ऐसे ही जो सामने वाली जनता है, या तो अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है या चेक दे देती है। तो बदले में कंपनी के पास लोन पहुंच गया, तो कंपनी क्या करती है, एक स्लिप दे देती है। बस वो स्लिप क्या है, वो आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट है, बस हो गया। और उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट एक पेज का भी हो सकता है, 3-4 पेजेस का भी, उसी के अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी होंगी कि ये कौन से टाइप के डिबेंचर्स हैं, कितने सालों के लिए हैं, हाउ मेनी डिबेंचर्स आर देयर, क्या वैल्यू है, क्या ये डिस्काउंट पे इशू किया था, क्या प्रीमियम पे, तो सब कुछ वहीं पे लिखा होता है। आगे लिखो, राइटिंग ऑफ, जैसे आपको ठीक लगे लिख दो, मैंने 5th लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख दो। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे ना, मुझसे गाली बड़ी खाओगे। हाँ जल्दी कॉपी लो। टॉपिक का नेम पढ़ना क्या है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी देखो डिस्काउंट, जब डिबेंचर इश्यूज कर रही है, कंपनी को ना कई तरह के लॉसेस और खर्चे बियर करने पड़ते हैं। जैसे कंपनी ने कोई मीडियोकर रख लिया कि हमारे डिबेंचर बिकवा दो, कंपनी जैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी, उसकी प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, उसके एम्प्लॉइज का खर्चा हो गया। जब डिबेंचर इश्यू करती है, कई तरह की अनाउंसमेंट या एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, वरना लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा इसका, ये कंपनी लोन लेना चाहती है। तो कई तरह के कंपनी के खर्चे हो जाते हैं, कशिश इधर ध्यान दो। तो कई तरह के कंपनी के खर्चे हो जाते हैं, उन खर्चों की एंट्री को कर लिया हमने। तो जैसे एक खर्चा मैं आपको ये बताता हूं, कंपनी ने 10 वाला डिबेंचर 9 रुपए में इश्यू किया, 1 रुपए का लॉस हो गया ना। तो सोचो 1 करोड़ डिबेंचर्स है, 1 करोड़ डिबेंचर्स पे 1 रुपए का लॉस हो गया। पता है आपको 1 करोड़ इंटू 1 भी नहीं पता होगा आपको कितना होता है? अच्छा पता है, वो 2-3 दिन पहले मैं आपको करवा रहा था ना वहां पे, वो देखो, मैं उसके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। उस दिन आप फिगर बता नहीं पाए थे मुझे। नहीं नहीं नहीं, जैसे मर्जी, आपको तो हर चीज के एंगल से तैयार करना मेरा फर्ज है, या आपका तैयार होना। तो 1 करोड़ का कंपनी का 1 करोड़ का कंपनी का डिस्काउंट का खर्चा हो गया। सर एक बार फिर से, कंपनी ने 1 करोड़ डिबेंचर इशू किए, 10 रुपए वाला 9 रुपए में इशू किया, तो कंपनी को 9 रुपए मिले, जबकि रीपेमेंट करेगी 10 रुपए, तो कंपनी को तो 1 रुपए का घाटा हो गया। मिले हैं 9 करोड़, जबकि जब वापस करेंगे तो पूरे 10 करोड़ ही करेंगे, तो 1 करोड़ का कंपनी का क्या हो गया, लॉस। क्या, कब, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ऐसे कई तरह के लॉस या खर्चे हो सकते हैं, कंपनी उसकी एंट्री कर देगी। तो उस लॉस का अपना घर कौन सा होता है, देखो अभी ये तीसरी एंट्री में P&L अकाउंट, तो कंपनी को वो वाले लॉसेस को P&L अकाउंट में शो करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, और कुछ नहीं। तो राइट ऑफ को बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है P&L में लिखने को, कंपनी के पास प्रॉफिट होता है इसलिए। कंपनी के पास ना कभी कभी ऐसे, देखो कंपनी ने एक बार डिबेंचर इशू किए थे पास्ट में, 10 वाला 12 रुपए में,
कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? कितने का? 2 रुपए का। तो समझो कंपनी के पास 2 करोड़ डिबेंचर्स थे, तो कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ होगा? देखा देखा, मैं दोबारा नहीं बोल सकता, मैंने बोल दिया। 2 करोड़ डिबेंचर्स जिसमें से 2 करोड़ का प्रीमियम तो 4 ही होगा। 8 पहली बार में क्यों नहीं सुनते? हाँ आपका सही है। 2 करोड़ डिबेंचर्स थे, 10 वाला कंपनी ने 12 रुपए में इश्यू किया, तो कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का। 2 करोड़ टोटल डिबेंचर्स थे, तो 2 करोड़ इंटू 2, 4 करोड़ रुपए। तो ये कंपनी के पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े थे। तभी मैं कहता हूं आप लोगों एक कान यूज करते हो, जबकि मैंने कहा था 3 यूज करो। देखो तब भी आपने कान एक ही यूज किया था, तब भी दोनों यूज नहीं किए। जब मैंने ये कहा था कि भाई कान ना, मुंह की जगह कान यूज करना 3, तब भी आप एक कान यूज करते हो। मेरी पहली बार में किसी को बात थोड़ी समझ आती है इस बैच में। हाँ, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। तो टोटल कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं? 4 करोड़ रुपए। और अगली बार जब कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है 9 रुपए में इश्यू कर रही है, यानी 1 रुपए के घाटे पे। और अगली बार पता है कितने डिबेंचर इश्यू किए थे? 1 करोड़। चलो एक बंदा जागा। तो टोटल मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हैं 4 करोड़ रुपए प्रॉफिट में। सेकंड टाइम जब कंपनी दोबारा डिबेंचर इश्यू कर रही है तो लॉस हुआ है 1 करोड़ का, तो कंपनी उस सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1 करोड़ को सेटलमेंट कर लेगी, उसको बोलते हैं राइट ऑफ कर देना। तो अगर तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में या कोई ऐसे प्रॉफिट में पहले ही पैसे पड़े हैं, तो उसका लॉस वहां से एडजस्ट कर लेंगे। अगर वहां से एडजस्ट नहीं होता तो P&L के डेबिट में से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने के 2-3 सोर्सेज होते हैं। तो पहला सोर्सेज क्या होता है? वही अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई पैसा पड़ा हो, मतलब अगर आपने पास्ट में कोई चीजें महंगी बेची हो, या फिर अगर आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व पड़ा हो। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है अगर कोई एसेट उसेट बेच के आपने प्रॉफिट कमाया हो, कोई एसेट आपने खरीदी सस्ती थी, महंगी बेच दी, तब भी प्रॉफिट पड़ा है, तो उसमें से एडजस्ट कर लो इस लॉस को। अगर कुछ भी नहीं पड़ा तो फिर P&L अकाउंट तो है ही है, तो P&L अकाउंट के डेबिट में से एडजस्ट कर लो। किसको? ये वाले लॉस को जो आपने 1 करोड़ का सफर किया था। तो इसकी एक ही जर्नल एंट्री होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मतलब आप पैसा कहां से यूज कर रहे हो? सिक्योरिटी प्रीमियम में से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या फिर अगर आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व पड़ा हो। अच्छा मैं दोबारा से पूछता हूं, एक मौका और देता हूं आप लोगों की इमेज सुधारने का। अभी अभी मैंने कैपिटल रिजर्व का मीनिंग समझा दी है, अब आप समझा दो। हाँ, किसी एसेट को बेच के जो पड़ा हुआ प्रॉफिट है। चलो, कोई एक खराब सेब अगर पूरे सेबों की टोकरी को खराब कर सकता है, तो एक अच्छा सेब बाकी टोकरी को बचा भी सकता है। तो कशिश ने वो बचाया। हाँ, मैं कह रहा हूं नहीं सुनते होते आपका बैच वाले बच्चे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप एडजस्ट कर सकते हो उस लॉस को, या फिर कैपिटल रिजर्व में से। कैपिटल रिजर्व होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेच के अगर मेरे पास कंपनी में कोई प्रॉफिट पड़े, या फिर अगर ये भी नहीं पड़ा तो लास्ट में P&L अकाउंट डेबिट। ये तुम्हारे गुरुद्वारा साहिब है, जिसको कहीं लंगर नहीं मिलेगा वो तो यहाँ पे लंगर प्रसाद मिल ही जाएगा। 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, मतलब मेरे को राइट ऑफ करना है, मतलब कहां से मेरे को एडजस्ट करना है, ये है टॉपिक। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कौन सा हुआ था सर? एक मौका और दे रहे हैं आपको। सर रहन दो, हम नहीं सुधरेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है? ब्रोकर कमीशन वाला, ठीक है। एक महक ने बोला था यार डिस्काउंट दे दिया। तो कोई भी खर्चे हुए तो वो आपको P&L में डालने होते हैं, मतलब राइट ऑफ करना होता है। राहुल घड़ी पे टाइम देखे जा रहा है, जाना है क्या कहीं? जाओ।
बस टॉपिक खत्म हो गया, अब इलस्ट्रेशन, बस ये टॉपिक खत्म हो गया। अब एक रिडेम्पशन वाला टॉपिक रहता है, वो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। टॉपिक्स खत्म हो गए, देख लो, जिसको जाना है चले जाओ, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे। हाँ, इस वाले चैप्टर में क्या था, इस वाले चैप्टर में ना देखो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगला एक टॉपिक, एक चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर का ना एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। मतलब समझ रहे हो, इस चैप्टर में एक टॉपिक आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और अगला एक पूरे चैप्टर का नाम ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। तो उसका जो बेस है वो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में बनना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, कल की बात है, अगले पार्ट की बात है। अब मेरे को इलस्ट्रेशन शुरू करनी है। हाँ,